मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो बच्चों आप लोग बताओ कि आप लोग किस किस को फ्लावर्स बहुत पसंद है। मतलब फ्लावर्स को हम लोग ओकेशन किसी भी फेस्टिवल पे यूज करते हैं, कितना ज्यादा वो हमें खुशी देता है, पीस देता है और उसकी खूबसूरती कितनी ज्यादा होती है। तो आज हम इस चैप्टर में फ्लावर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आज फटाफट से इस चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम में हमने देखा था कि एल्गी आता है, ब्रायोफाइटा आता है, टेरिडोफाइटा आता है, जिम्नोस्पर्म आता है और एंजियोस्पर्म आता है। अगर हम फ्लावर्स की बात कर ले तो ये स्पेशली हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आते हैं। एंजियोस्पर्मिक अकेली ऐसी फैमिली होती है जिसमें हमें फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, और थोड़े बहुत एक्सेप्शंस हर जगह देखने को भी इसी के साथ साथ मिलते हैं। और हम इस चैप्टर में स्पेशली अगर बात करें तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में ही बात करेंगे, जहाँ पे हमें फूल या फल देखने को मिलते हैं। ह्यूमंस के केस में भी देखा कि वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, गैमीट्स बनते हैं और फिर वो आगे जाके फर्टिलाइज होते हैं। इसी तरह प्लांट्स में भी जो भी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स होंगे हमारे, वो सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और ये भी हमारे बाय पैरेंटल बनेंगे। मतलब मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनेंगे, मेल में अपने गैमीट्स बनेंगे, फीमेल में अपने गैमीट्स बनेंगे और वो गैमीट्स आगे जाके फर्टिलाइजेशन करेंगे और उन्हीं के थ्रू आगे जाके हमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। इसी की एक स्पेशल लाइन इनके लिए कही गई है कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट, मतलब जितने भी प्लांट्स ऐसे हैं जो कि फ्लावर्स देते हैं ना, वो हमारे सभी के सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। तुमने कभी ना कभी तो फ्लावर को अपने हाथ में लेके देखा ही होगा। जैसे कि एक मैंने छोटू सा ऊपर फ्लावर दिखाने की कोशिश करी है, तो इसके नीचे ना सबसे नीचे मतलब नीचे की तरफ ना थैलेमस होता है, या फिर इसी को हम लोग रिसेप्टर्स कहते हैं, जो कि ब्राउन कलर का होता है, जो कि डंडी जैसा कुछ देखने को मिलता है और थोड़ा ऊपर की तरफ बल्ज होता है। उसके बाद हमें सेपल्स देखने को मिलता है, जिसे आगे चल के कैलिक्स भी बोलते हैं। हम देखेंगे इसे कैलिक्स क्यों बोलते हैं, जो कि ग्रीन कलर का हमें देखने को मिलता है। और ऊपर फ्लावर में भी छोटा छोटा ग्रीन कलर को देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमें पेटल्स देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग कोरोला बोलते हैं, कि बिल्कुल कलरफुल देखने को मिलता है। उसके बाद एंड्रोशियम आता है, जो कि हम लोग स्टेमन बोलते हैं, या यही हमारा मेल पार्ट भी कहलाता है फ्लावर्स में। उसके बाद गाइनोशियम देखने को मिलता है, जिसे हम कार्पल या पिस्टल भी बोलते हैं, जो कि फीमेल पार्ट को दर्शाता है। अगर हम एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की बात कर ले तो इसमें 4 वॉल्स होते हैं, मतलब 4 वॉल्स होते हैं, जो कि 2 स्टेराइल होते हैं और 2 फर्टाइल होते हैं। स्टेराइल में हमारे पास कैलिक्स और करोला आ जाते हैं, जो नॉन एसेंशियल है, मतलब इनका कोई काम नहीं, ये आफ्टर अ टाइम झड़ जाते हैं। उसके बाद फर्टाइल में हमारे पास एंड्रोशियम और गाइनोशियम आते हैं। एंड्रोशियम हम मेल वाले पार्ट को बोलते हैं और गाइनोशियम हम फीमेल वाले पार्ट को बोलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल है, जो कि आगे जाके फ्लावर को कैसे जर्मिनेट यही हमारे फर्टाइल वाले ही करवाते हैं। पहले हम फर्टाइल की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें एंड्रोशियम देखने को मिलता है, जहाँ पे हमारे पास स्टेमन होता है, जिसे हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। अगर एक स्टेमन को देखा जाए तो ऊपर की तरफ हमें एंथर देखने को मिलता है, जो कि टेट्रागोनल होता है। हर साइड को हमने टेट्रागोनल इस डायग्राम में दिखाने की कोशिश करी है। और अगर बीच से कट करेंगे तो ये बाइलोब कहलाता है, और हर लोब के पास एक एक थीका होता है। और साइड में यहाँ पे एंथर, सबसे पहले एंथर जो हमारे फिलामेंट से जुड़ा होता है उस पार्ट को हम डिस्टल कहते हैं, और हमारे सबसे पहले नीचे थैलेमस से जो फिलामेंट जुड़ा होता है उसे हम प्रॉक्सिमल कहते हैं। और बीच में जो डंडी लाइक हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है वो हमारा फिलामेंट कहलाता है। जब हम स्टेमन में थीका में और अंदर जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे भर भर के माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, और हमारे पास टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, मतलब हमारे पास टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हमें देखने को मिलते हैं। पर कुछ कुछ प्लांट्स में हमें एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि मालवेशिया फैमिली में, चाइना रोज में, कॉटन और लेडी फिंगर में। ये सारे हमारे यूनिलोब्ड होते हैं, मोनोथीकस होते हैं और बाइस्पोरेंजिएट होते हैं। एक्सेप्शन बस इतनों में ही है, बाकी सारे हमारे बाइलोब्ड और टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के ही कहलाते हैं। ये एंथर के पास एक ना स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, जिन्हें हम आर्क्योस्पोरियल सेल्स कहते हैं, जो आगे जाके पेरिक्लिनल डिवीजन करवाते हैं। और ये पेरिक्लिनल डिवीजन कुछ ऊपर की तरफ करवाते हैं और कुछ नीचे की तरफ करवाते हैं। ऊपर की तरफ करवाने वाले को हम लोग पैराइटल बोलते हैं, जो कि आगे जाके एंथर की वॉल बनाते हैं। एंथर की वॉल में सबसे बाहर की तरफ वो एपिडर्मिस बनाते हैं, फिर एंडोथीशियम बनाते हैं, फिर मिडिल लेयर और फिर टेपिटम बनाते हैं। ये सारी लेयर हमें कुछ प्रोटेक्शन, कुछ डिहिसेंस में हेल्प करती है। हम इसे आगे जाके पढ़ेंगे। उसी की तरफ दूसरी तरफ इनर साइड में हमारे स्पोरोजिनस लेयर होते हैं, जो कि आगे जाके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाती हैं, वही आगे जाके माइक्रोस्पोर बनाती है, और माइक्रोस्पोर आगे जाके हमारे पोलन ग्रेन बनाते हैं। हमारे पोलन ग्रेन के पास ही मेल गैमीटोफाइट होते हैं या फिर मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमंस में होता है, मतलब ह्यूमंस में मेल भी जब अपनी प्यूबर्टी को हिट करता है तभी उसमें स्पर्म्स बनने लगते हैं। एज इट इज यहाँ पे भी यही होता है। थीका के अंदर हमने देखा कि भर भर के माइक्रोस्पोरेंजियम थे, जिसे यंग टाइम पे हम कहते हैं, और यही माइक्रोस्पोरेंजियम मेच्योरिटी के टाइम पे पोलन सैक बना लेते हैं, जो कि आगे जाके बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कैसे वो येलो येलो सब्सटेंस बना लेते हैं और स्टिकी लेयर बनाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में अगर हम उसकी वॉल देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें एपिडर्मिस देखने को मिलता है, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और उसी के साथ टेपटम, उसी के साथ हमें टेपटम भी देखने को मिलता है। और ये रहा हमारी एनसीईआरटी का वेल लेबल डायग्राम, जो कि लाइन वाइज सबको दिखाया गया है, और इसी के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे।
पहले हमारी जो बाहर की लेयर होती है वो एपिडर्मिस की होती है और वो 2n में प्रेजेंट होती है। ये सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट लेयर होती है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है और ये सिंगल लेयर की लेयर होती है और ये डिहिसेंस में हेल्प करती है, मतलब ये रप्चर होने में या फटने में ये हमें मदद करती है, जो सबसे बाहर की लेयर होती है। उसके बाद हमारी एंडोथीशियम की लेयर आती है जो कि 2n होती है और ये भी ना हमारी सिंगल लेयर होती है। इसका नेचर ना हाइग्रोस्कोपिक होता है, जो कि अल्फा सेल्यूलोसिक फाइब्रस बैंड की बनी होती है, ताकि ये ना मतलब हाइग्रोस्कोपिक नेचर इसका इसलिए होता है कि ये एब्जॉर्ब कर सके मॉइस्चर को और सुकड़ने के टाइम पे ये डिस्टेंस में बहुत अच्छी हेल्प करती है सबसे ज्यादा। और ये डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन भी यही हमारी लेयर करवाती है। इसके बाद अंदर की तरफ हमें मिडिल लेयर देखने को मिलती है, ये भी हमारी 2n डिप्लॉइडी लेवल की होती है। ये 2 से 3 लेयर की होती है और ये लेयर भी हमें नॉरिशमेंट की हेल्प करती है और ये एफीमेरल मतलब बहुत शॉर्ट लिव, बहुत ही थोड़ी देर के लिए रहती है, उसके बाद आगे डिजेनरेट हो जाती है। लास्ट लेयर की बात करें, लास्ट लेयर में ये हमारी इनर मोस्ट लेयर है और इसी को हम लोग टेप्टम कहते हैं। इसका साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा डेंस होता है और ये 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, मतलब बाज़ दफा ये बाइन्यूक्लिएटेड होती है और कुछ दफा ये पॉलीप्लॉइडी लेवल पे भी जाती है। बाइन्यूक्लिएटेड में फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, मतलब इसका जो है साइटोप्लाज्म ही डिवाइड नहीं होता है तो ये बाइन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर दिखाती है, वाइल पॉलीप्लॉइडी में 3n 4n 5n एंडोपॉलीप्लॉइडी के साथ भी जाती है। फंक्शन होता है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है और फॉर्म्स करती है पॉलन किट को, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं, मतलब जो फूल बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं इंसेक्ट को, वो यही करवाती है। उसके बाद इसका नेचर ये बनाती है येलो स्टिकी लेयर अबव एक्साइन ऑफ अ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के ऊपर एक्साइन हम आगे चल के पढ़ेंगे, वहाँ पे ये येलो स्टिकी लेयर भी बनाती है ताकि वो वहाँ पे आके चिपक सके और येलो को देख के थोड़ा आकर्षित हो सके इंसेक्ट्स हमारे। टर्म हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये सिंथेसिस ऑफ स्पोरोपोलिनिन में भी हेल्प करती है, जो कि कैरोटेनॉइड का डेरिवेटिव है। ये फॉर्म करती है एक्साइन ऑफ अ पॉलन ग्रेन, मतलब पॉलन ग्रेन में जब एक्साइन आता है बाहर वाली लेयर तो वो भी यही फॉर्म करती है और ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होती है और बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस बना लेती है। मतलब जब एसिडिक मीडियम हो या अल्कली नेचर हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो या बहुत ज्यादा एंजाइम हो, इसे किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी लेयर कुछ ऐसी बनाती है। और इसके पास एंजाइम्स भी होती है जैसे कि सेल्यूलेज, पेक्टिनेज, कैलेज और इंडोल एसिटिक एसिड जैसे। इसी के साथ साथ इट्स फॉर्म्स कंपैटिबिलिटी प्रोटीन, मतलब ये कंपैटिबिलिटी प्रोटीन भी बनाती है जो कि पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन में हेल्प करता है आगे जाके। ये बात हो गई हमारी एंथर की आउटर वाली डिवीजन की। उसके बाद हम एंथर की इनर वाले डिवीजन की बात कर लेंगे, जिसमें हमारे स्पोरोजिनस टिश्यूज हमें देखने को मिलता है। ये भी हमारे डिप्लॉइडी लेवल 2n के होते हैं। ये आगे जाके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाते हैं, जो कि मियोसिस करके माइक्रोस्पोर n बनाती है और वो आगे जाके पॉलन ग्रेन बनाते हैं। और पॉलन ग्रेन्स में ही हमें मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमिट्स देखने को मिलता है। कि हमने एंथर को देख लिया, अब हम देखेंगे एंथर में पॉलन ग्रेन में मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है। उसी प्रोसेस को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जैसे कि हमने वहाँ पे ह्यूमंस में मेल में फॉर्म बनने की स्पर्मेटोजेनेसिस बोला था, वाइल फ्लावर में यहाँ पे मेल गैमेट को बनने को ही हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रो वर्ड हम मेल के लिए यूज करेंगे। इससे पहले हमने देखा कि एंथर की जो इनर वॉल होती है वो स्पोरोजिनस टिश्यूज बनाती है। स्पोरोजिनस टिश्यूज आगे जाके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाते हैं। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स 2n में होते हैं। ये मियोसिस फर्स्ट करके NN2 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, जो कि मियोसिस 2 करके ये माइक्रोस्पोर NN बना लेते हैं, जो कि जॉइन होते विद कैलोस, मतलब ये टेट्राड बना लेते हैं। टेट्राड हमारे चिपक के रहते हैं कैलोस की वजह से, जैसे कि हमने नीचे वाले डायग्राम में दिखाने की कोशिश करी गई है। और ये टेट्राड मोनोकॉट्स में आइसोबाइलेटरल होते हैं और डाइकॉट में टेट्राहेड्रल होते हैं। ऊपर वाले डायग्राम में हमें टेट्राहेड्रल देखने को मिल रहा है जो कि डाइकॉट में होते हैं, और नीचे वाले में हमें आइसोबाइलेटरल देखने को मिल रहा है जो कि मोनोकॉट में होते हैं। और ये मैच्योरिटी के टाइम पे कैलिस आता है और इन माइक्रोस्पोर को सेपरेट करता है। माइक्रोस्पोर सेपरेट होने के बाद वैक्यूलाइजेशन करते हैं, बहुत बड़ा सा इनमें वैक्यूल आ जाता है और उसके बाद छोटा सा नीचे स्पिंडल फाइबर भी देखने को मिलता है। उसके बाद ये माइटोसिस करते हैं और अनइक्वल डिवीजन करते हैं, जहाँ पे एक बड़े से सेल्स में हमें वेजिटेटिव ट्यूब सेल्स देखने को मिलता है या फिर जर्म या जेनरेटिव सेल्स देखने को मिलता है। ये वेजिटेटिव या जर्म सेल्स ही हमारे आगे जाके या इसी को हम लोग मेल गैमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, जो इस डायग्राम में मैंने वेल लेबल आप लोग को दिखाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल। ये बहुत ही ज्यादा लार्ज सेल होता है और इसमें मोर साइटोप्लाज्म होता है। ये इसमें बहुत ज्यादा एबंडेंट फूड होता है। ये इरेगुलर इसमें न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है जो आगे जाके फॉर्म्स पॉलन ट्यूब को बनाता है। और इस डायग्राम में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से वेल लेबल मेंशन किया है। नीचे की तरफ हमें देखने को मिलता है जर्म सेल्स या जेनरेटिव सेल्स, जो कि फ्लोटिंग साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल्स है। मतलब ये ऐसे अपीयर होता है जैसे कि ये वेजिटेटिव सेल्स में जर्म सेल्स जो है हमारे ये फ्लोट कर रहे हैं उसके साइटोप्लाज्म में, और यही हमारे स्पिंडल शेप के होते हैं। यही फॉर्म करते हैं हमारे 2 मेल गैमीट्स बाय माइटोसिस। ये माइटोसिस के थ्रू 2 मेल गैमीट्स बनाते हैं।
शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन की बात कर ले तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है कि एंथर डिहीसेस एंड पॉलन ग्रेन्स कम आउट एट अ 2 सेल स्टेज, मतलब एंथर के फटने के बाद पॉलन ग्रेन हमारे 2 सेल स्टेज पे बाहर आता है, while 40% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन रिलीजेस एट 3 सेल स्टेज, मतलब हमारा एंथर डिहीसेंस होता है और ये 3 सेल स्टेज पे होता है तब हमारे पॉलन ग्रेन बाहर आते हैं। पॉलन ग्रेन की बात कर ले तो इसमें हमें एक्साइन और एंटाइन देखने को मिलता है और इसी एक्साइन और एंटाइन को ऊपर की लेयर को हम लोग स्पोरोडर्म कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्साइन की। एक्साइन जो है हमारा प्रोटेक्टेड इन हजार्डस एनवायरनमेंट, मतलब जब बहुत ज़्यादा बुरा एनवायरनमेंट होता है ना तो एक्साइन हमें उसमें हेल्प करता है। ये फॉसिलाइजेशन में भी हेल्प करता है, पैटर्न एंड डिजाइनिंग बनाने में भी यही हमारा एक्साइन आगे आता है जो कि हेल्प करता है। ये हार्ड होता है आउटर लेयर जो कि स्पोरोपोलिन में भी हेल्प करता है। एक्साइन जो है लिटिल ओपन एरिया, यहाँ से हमारे पॉलन ग्रेन बाहर आते हैं, उसी को हम लोग जर्म पोर लेयर भी कहते हैं। हाँ, मैंने आप लोगों के लिए लिख भी रखा है जैसे कि पॉलन ट्यूब कम आउट ऑफ दिस स्पोरोपोलिन यहाँ पे एब्सेंट होगा और जहाँ पे ये स्पोरोपोलिन ट्यूब बाहर आएंगे ना उससे उतने ही हिस्से को हम लोग जर्म पोर बोलेंगे जहाँ पे हमारे पास एक्साइन भी नहीं होगा। इसके बाद आती है बारी हमारी एंटाइन की जो कि थिन होती है और ये कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है, ये अंदर की क्यूकी लेयर होती है। जैसे कि बाहर हमने एक्साइन को देखा, एक्साइन में थोड़ी जगह पे हमारी छूटी हुई थी, मतलब पूरी कवर अप कॉन्टिन्यूअस नहीं था, डिसकॉन्टिन्यूअस था ताकि एंटाइन अंदर से पॉलन ट्यूब लेके आए। ये बनी होती है, मेड होती है सेल्यूलोज और पैक्टिन की, जो एक्सटेंशन ऑफ एंटाइन पॉलन ट्यूब भी हम इसे को कहते हैं। अगर हम पॉलन ग्रेन की बात कर ले तो ये 25 to 30 माइक्रोमीटर्स के होते हैं। पॉलन वेएबिलिटी में पीरियड फॉर विच पॉलन रिटेन एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन अ लैंडिंग ऑन अ स्टिग्मा, मतलब स्टिग्मा पे वो लैंड होके कब जर्मिनेट करेगा, इसी को हम लोग पॉलन वेएबिलिटी भी कहते हैं। और ये डिपेंड होता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे, मतलब ये वेरिएबल भी होता है। जैसे कि सीरियल्स, राइस, व्हीट में ये 30 मिनट पे स्टिग्मा पे लैंड होने के बाद जर्मिनेट हो जाता है, वाइल किसी किसी में 7 मंथ्स लेता है, जैसे कि सोलेनेशिया फैमिली, रोजेशिया फैमिली और लेग्यूमिनेशिया फैमिली। मतलब पॉलन ग्रेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब पॉलन से कई दफ़ा हमें पॉलन प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलते हैं जैसे कि टेबलेट, सिरप्स, वैक्स, न्यूट्रिशन, एथलीट्स और रेस हॉर्स में भी ये हेल्प करती है पॉलन ग्रेन्स। प्लांट्स के पॉलन ग्रेन में हमें पॉलन एलर्जी भी देखने को मिलती है जिसका नाम हमने स्पेसिफिक दिया गया है पॉलन एलर्जी, जो हमें कॉज करता है एलर्जी। इसमें हमारे अजमा आ जाता है, हे फीवर बाज दफा हमें आ जाता है। और इन्हीं के एग्जांपल्स में हम एमेरैंथस, चिनोपोडियम, पार्थेनियम जो कि कैरेट ग्रास है, वीट की तरह है, ये हमारी कॉन्टामिनेंट विद इम्प्लांट वीट होती है। हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने स्टेमन के बारे में देखा और आज हम देखने वाले हैं कार्पल पिस्टल के बारे में। तो सबसे पहले ये कार्पल होता क्या है, जो फीमेल पार्ट हमें देखने को फ्लावर में मिलता है ना, इसी को हम लोग कार्पल कहते हैं। कार्पल को ही हम लोग पिस्टल कहते हैं या इसी को हम लोग मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। तो सबसे पहले कार्पल में हमें ऊपर की तरफ स्टिग्मा देखने को मिलता है जो कि बहुत ही चिपचिपाहट जैसा होता है, जहाँ पे पॉलन ग्रेन आके हमारे पास चिपकते हैं और नीचे पॉलन ट्यूब बनाते हैं। उसके बाद हमें बहुत ही शर्मीली नजाकत सी स्टाइल देखने को मिलता है और उसी के बाद हमें नीचे बल्ज वाला पार्ट ओवरी देखने को मिलता है। ओवरी के अंदर हमें ओव्यूल देखने को मिलता है। ओवरी हमारा वो पार्ट है जो आगे जाके फ्लावर बनाएगा या फ्रूट बनाएगा और ओव्यूल हमारा वो पार्ट है जो आगे जाके हमारे पास सीड्स बनाएगा। तो हम देखते हैं ओवरी भी हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, जैसे कुछ सिंगल ओव्यूल होती है और कुछ मैनी ओव्यूल होती है। जैसे कि सिंगल ओव्यूल हमें मैंगो सीरियल्स में देखने को मिलता है, राइस, व्हीट, मेज, बार्ली ये सब में देखने को मिलता है। दूसरी तरफ मैनी ओव्यूल जैसे कि हमें पपाया, ब्रिंजॉल और वाटरमेलन, चिलीज वगैरह में देखने को मिलता है। एंडोशियम पार्ट में हम आगे और बढ़ते हैं। जैसे कि हमने पीछे देखा, हम सिर्फ एक ही कार्पल के बारे में पीछे देख रहे थे, उसी को हम लोग मोनोकार्पेलरी कहते हैं और बाज़ दफ़ा हमें मल्टी कार्पेलरी भी देखने को मिलता है। और मल्टी कार्पेलरी हमारी 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, एक तो सिनकार्पस और दूसरी एपोकार्पस में। सिनकार्पस ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट कॉमन वन एग्जाम्पल्स जो कि हिबिस्कस और पैपर में देखने को मिलता है। सिनकार्पस आपस में फ्यूज नहीं होते हैं, वाइल एपोकार्पस ये हमारे पास फ्यूज कार्पल होते हैं जो कि माइकेलिया, लोटस और रोजेस में देखने को हमें मिलते हैं। एंडोशियम के केस में हमें देखने को मिला था माइक्रोस्पोरांजियम। माइक्रो वर्ड हम लोग मेल के लिए यूज करते हैं, वाइल फीमेल के लिए हम लोग मेगास्पोरांजियम यूज करते हैं। ये जो ओव्यूल है, ये जो आगे जाके सीड्स बनते हैं, इसी को दूसरा नाम होता है मेगास्पोरांजियम। और एक ये ना एनाट्रोपस एंजियोस्पर्म्स में हमें देखने को मिलता है। इसके डायग्राम ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है। एनाट्रोपस के अलावा भी बहुत से हमारे पास ओव्यूल के डायग्राम है जिसे कि जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने इसे आगे डिस्कस करा है। हम सबसे पहले देखेंगे ओव्यूल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। वैसे तो हमारी एनसीईआरटी में एनाट्रोपस ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम फिर भी ओव्यूल के थोड़े बहुत टाइप्स देख लेंगे। तो सबसे पहले ऑर्थोट्रोपस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मोस्ट प्रिमिटिव है, जो कि जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा और प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराने हैं। मतलब इसमें क्या होता है, जो कि माइक्रोपाइलर एंड होता है, चलाजल एंड होता है और फ्यूनिकल एंड, ये सारे हमारे स्ट्रेट लाइन में मौजूद होते हैं।
जब ये 180 डिग्री टर्न होता है तो एनाट्रोपस हमें देखने को मिलता है, जो कि हमारे बहुत ही ज्यादा एडवांस एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलते हैं। उसके बाद कि 90 डिग्री जब मूव ऑन करता है तो हमें हेमिएनट्रोपस में देखने को मिलता है, जिसके एग्जाम्पल में हमने बटरकप रखा है। फिर ये और आगे जाके टर्न होता है तो ये हमें कैम्पिलोट्रोपस एग्जाम्पल में देखने को मिलता है, जो कि लेग्यूम्स में देखने को मिलता है। उसी के बाद ये और टर्न होता है तो एम्फीट्रोपस में देखने को मिलता है, जिसके एग्जाम्पल्स में हमारे पास अलिस्मा आ जाता है। उसके बाद जब ये 360 डिग्री कंप्लीट रोटेट कर लेता है तो ये हमारे पास कैक्टेशिया जैसे प्लांट्स में देखने को मिलता है। इसके ओव्यूल की शेप हमें सर्सिनोट्रोपस जैसी देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे एनाट्रोपस के बारे में डिटेल में फुल। सबसे पहले हमें फ्यूनिकल देखने को मिलता है, जो कि स्टॉक ऑफ ओव्यूल है। हमारे पास अटैचमेंट टू ओवरी वॉल है, मतलब ओवरी के वॉल से हमारे पास फ्यूनिकल अटैच होता है, जो ऊपर की तरफ ओव्यूल और ओवरी को अटैच करता है। उस डंडी को हम लोग फ्यूनिकल बोलते हैं। के बाद बलून और हमारे पास डंडी जिस पॉइंट पे अटैच, उसे हम लोग हाइलम कहते हैं, मतलब पार्ट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विद फ्यूनिकल। उसके बाद ऊपर की तरफ बेस ऑफ ओव्यूल देखने को मिलता है, जिसे हम चलाजल एंड बोलते हैं। और इसी के साथ साथ हमें प्रोटेक्टिंग कवरिंग देखने को मिलता है, जो कि आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट बनाता है। और उसी के अंदर हमारे पास एम्ब्रियो सैक मिलता है, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है। और माइक्रोपाइल एंड हमारे पास नीचे की तरफ होता है। एम्ब्रियो सैक में जो बीच में हमारे पास फिल होता है वो न्यूसेलस होता है, जो कि पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, फिल इन द ओव्यूल है। और ये बहुत ज्यादा इसमें न्यूट्रिशन वगैरह देखने को भी मिलता है। हमने देखा ओव्यूल को ही हम लोग मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं, या इसी को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। इन वन ओव्यूल देयर ओनली वन मेगास्पोर मदर सेल्स, मतलब कहने का ये है कि एक ओव्यूल में सिर्फ एक ही मेगास्पोर मदर सेल्स बनता है, क्योंकि चार जो है बनते हमारे चार हैं, लेकिन उसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और आगे एक ही हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल जाता है। जैसे कि न्यूसेलस में अभी हमारे पास न्यूसेलस इमेच्योर है, तो इमेच्योर न्यूसेलस का एक ही सेल है, वो जो आगे जाएगा मेगास्पोर मदर सेल में एट अ माइक्रोपाइलर एंड हमारे पास और डेवलपमेंट फर्दर करवाएगा। पॉलन ग्रेन की केसेस में हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रो वर्ड हम मेल के लिए यूज करते हैं, वाइल हम यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। और मेगा हम लोग फीमेल के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेगास्पोर मदर सेल, जो कि 2n डिप्लॉइडी लेवल पे होगा। वो मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स nn बना लेंगे, जिसमें से जो ऊपर वाले 3 जो है डीजनरेट हो जाएंगे और एक सेल बचेगा, जो कि मेगास्पोर या एम्ब्रियो सैक आगे जाके बनाएगा, जो कि हैप्लॉइड लेवल का होगा। उसके बाद ये हमारे पास माइटोटिक डिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी, मतलब कैरियोकाइनेसिस में सिर्फ इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा। सबसे पहले 1 सेल 2 सेल न्यूक्लियस में डिवाइड होगा, 2 न्यूक्लियस सेल जो है हमारे पास 4 में डिवाइड होगा। और 4 में डिवाइड होने के बाद ये हमारे पास 3 के ऊपर एंटीपोडल सेल्स बना लेंगे और नीचे की तरफ 3 जो है सिनर्जिड्स और एक एक्सेल बना लेंगे। और बीच में हमें 2 पोलर न्यूक्लियाई बनने देखने को मिलेगा। यही हमें आगे जाके मैच्योर एम्ब्रियो सैक देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे। मतलब जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन 7 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, 6 आर हैप्लॉइड एंड 1 इज अ डिप्लॉइड देखने को भी मिलेगा। डायग्राम के बाद मैंने फ्लो चार्ट भी आप लोग के लिए बना रखा, जो कि आप लोग को बहुत हेल्पफुल करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेगास्पोर मदर सेल जो कि 2n मियोसिस करके 4 मेगास्पोर बना लेंगे, जो कि एक फंक्शनल मेगास्पोर एंड चलाजल एंड पे होगा और 3 डीजनरेट टुवर्ड माइक्रोपाइलर एंड पे होगा। उसी के बाद दूसरे केस में हम देखेंगे फंक्शनल मेगास्पोर जो n होगा वो 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा माइटोसिस के थ्रू और फिर पोलराइजेशन करेगा। वो इस 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में मतलब एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनाएगा, 2 न्यूक्लियस से 4 बनाएगा और फिर 4 से ये 8 बनाएगा। मतलब ये सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी, इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। पोलराइजेशन के बाद ये 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल स्टेज बना लेगा, क्योंकि इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई बीच में आ जाते हैं एक सेल में और 3 ऊपर नीचे चले जाते हैं। इसी सेल स्टेज को हम लोग एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, या फिर हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट बनके अब रेडी हो चुका है। स्पेशली अगर इसके एंड्स की बात करें तो फंक्शनल मेगास्पोर हमारे पास चलाजल एंड पे होता है और मेगास्पोर मदर सेल हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। मैंने आप लोगों को वेल लेबल डायग्राम दिखाया है एम्ब्रियो सैक का, या फिर इसी को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कह लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम में पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले ऊपर की तरफ एंटीपोडल सेल्स बनाए हैं और वहाँ पे 3 सेल्स हमें देखने को मिले हैं। बीच में एक बड़ा सा सेल बना है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई देखने को मिले। उसके नीचे हमारे पास सिनर्जिड्स देखने को मिले, जहाँ पे 2 सेल है और उसी के ऊपर एक एक्सेल देखने को मिला है। सिनर्जिड्स के पास हमारे पास फिलीफॉर्म एपरेटस होंगे। ये फिलीफॉर्म एपरेटस वो एपरेटस है जो कि कुछ केमिकल रिलीज करेंगे, ताकि जब स्टिग्मा पर हमारे पास पॉलन ग्रेन आए और वो पॉलन ट्यूब बनाए तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस उसको केमिकल रिलीज करके अपने पास बुलाए। तो आज जो मैंने लिखा है उसको आप समझते हैं। इसे पॉलीगोनम टाइप भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये पॉलीगोनम में ही डिस्कवर्ड हुआ था। ये मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक भी कहलाता है। क्यों कहलाता है? इट इज गेट फॉर्म फ्रॉम ओनली 1 मेगास्पोर, क्योंकि ये सिर्फ एक मेगास्पोर से बना है। क्योंकि हमने देखा आगे की तरफ ये 4 मेगास्पोर बने तो, लेकिन जिसमें से 3 जो है डीजनरेट हो गए और एक ही आगे जा पाया है। और इसी को हम लोग 7 सेल या 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर भी कहते हैं।
उसी के बाद चलाजल एंड पे हमने देखा एंटीपोडल सेल्स होते हैं जहाँ पे 3 सेल देखने को मिला है, बीच में सेंट्रल सेल देखने को मिला जहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई देखने को मिला है, उसके नीचे 1 एक्सेल देखने को मिला है और 2 सिनर्जिड्स देखने को मिला है। माइक्रोपाइलर एंड पे हमें फिलीफॉर्म एपरेटस भी दिखाया गया है। हमारे नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड पर सिनर्जिड सेल्स है ना यार, ये हेल्पर सेल्स है, ये बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव सेल्स है। ये गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को, क्योंकि ये फिलीफॉर्म एपरेटस से कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जो कि कीमोट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ अ पॉलन ट्यूब करवाते हैं। ये सिनर्जिड्स जो है एक डीजनरेट हो जाता है बिफोर द एंट्री ऑफ अ पॉलन ट्यूब एंड वन आफ्टर द एंट्री ऑफ अ पॉलन ट्यूब। मतलब एक सिनर्जिड्स हमारे पास पहले ही डीजनरेट हो जाता है पॉलन ट्यूब के आने से पहले ही, और दूसरा जब पॉलन ट्यूब अंदर आ जाता है ना तो दूसरा सिनर्जिड्स अपनी बलिदानी दे देता है। अब हमारे पास मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों भी बनके रेडी हो चुके हैं। अब इनका हमें फर्टिलाइजेशन करवाना है, जिसको हम लोग यहाँ पे पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ अ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, इसी को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। और ये हमें 3 टाइप्स में देखने को मिलता है। ये ऑटोगैमी में देखने को मिलता है जहाँ पे सेमी फ्लावर में हर कुछ हो रहा होता है। एलोगैमी में हमें डिफरेंट फ्लावर्स में देखने को मिलता है, और एलोगैमी में हमारे 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, जाइटेनोगैमी में या जीनोगैमी में। ऑटोगैमी में हम देखते हैं कि हमारे पास एक ही प्लांट होता है और एक ही प्लांट के पास एक ही फ्लावर होता है। तो सेम प्लांट हो गया, हमारे पास सेम फ्लावर हो गया, तो अब इसमें कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होगी मतलब नहीं होगी, क्योंकि अपने आपस में ही वो लोग बातचीत करके काम बना लेते हैं। उसके बाद आ जाती है जाइटेनोगैमी में। जाइटेनोगैमी हमारे पास एक प्लांट में तो होती है पर ये डिफरेंट फ्लावर में हो जाती है, और इसमें तो यार पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह हमारे पास एंथर्स, हमारे पास पॉलन ग्रेन्स जाने होते हैं। और उसके बाद बात आ जाती है हमारे पास जीनोगैमी की, जो कि डिफरेंट प्लांट में होता है, डिफरेंट फ्लावर में होता है, और इसमें हमारे पास डेफिनेटली पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होती है, क्योंकि एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जाना होता है हमारे पॉलन ग्रेन्स को। अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि ये क्रॉस पॉलिनेशन करें या सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं, तो हमने इसे जेनेटिकली और इकोलॉजिकली फंक्शनली इसे देखने की कोशिश करी। जैसे कि हम ऑटोगैमी में देखते हैं कि जेनेटिकली मतलब एक ही प्लांट के तो जीन्स तो हर तरफ सेम हो गए, और एक ही फ्लावर के तो जीन्स तो वाकई में पूरी भी सेम होंगे, तो ये सेल्फ कर सकते हैं। और फंक्शनली भी देखें तो आपस में ही बातचीत करके फंक्शन इनका हो सकता है ना, तो ये सेल्फ करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। उसके बाद जिटेनोगैमी में देखने को मिलता है कि एक ही प्लांट तो है पर फ्लावर या डिफरेंट है, और फ्लावर डिफरेंट होने की वजह से जीन्स तो सारे प्लांट में एक ही तरह का होगा, तो ये सेल्फ तो कर सकते हैं जेनेटिकली। लेकिन अगर इकोलॉजिकली देखें, फंक्शनली देखें, तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन करवाना पड़ता है, ये करते हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह को पॉलन ग्रेन को जाना पड़ता है। और जीनोगैमी में मतलब देखो, जीनोगैमी में ये जेनेटिकली भी सेम नहीं होंगे और ये फंक्शनली भी सेम नहीं होंगे, क्योंकि जेनेटिकली सेम मतलब एक ही जीन्स, तो ये एक ही प्लांट पे तो होते नहीं है, डिफरेंट प्लांट पे होते हैं और डिफरेंट फ्लावर पे होते हैं। तो ये जेनेटिकली और ये इकोलॉजिकली ये दोनों भी क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू जाते हैं। इसके बाद हमें एक नया टर्म देखने को मिलता है जो कि मोनोशियस प्लांट्स में देखने को मिलता है। मोनोशियस प्लांट में क्या होता है, मतलब एक ही प्लांट होगा, बाज दफा वो बाइसेक्सुअल फ्लावर रखता होगा और बाज दफा वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर रखता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक ही प्लांट के पास एक ही फ्लावर में हमारे पास 2 कैरेक्टर्स हो, 2 सेक्सेस मौजूद हो, मतलब मेल भी और फीमेल भी। यूनिसेक्सुअल में मतलब सिर्फ एक ही प्लांट के पास एक ही कैरेक्टर मौजूद हो, एक ही हमारे पास जीन्स मौजूद हो, मतलब ये ऑटोगैमी के थ्रू जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर लेते हैं, मतलब एक ही फ्लावर के पास दोनों भी सेक्सेस मौजूद हो, तो ये ऑटोगैमी के थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि ऑटोगैमी में भी यही होता है कि एक ही फ्लावर के पास, एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के पास हमारे पास दोनों भी गैमेट मौजूद होते हैं और वो ऑटोगैमी कर सकते हैं। वाइल बाइसेक्सुअल फ्लावर हमारे जिटेनोगैमी में एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स में आपस में क्रॉस भी हो सकता है और सेल्फ भी हो सकता है, क्योंकि इधर से उड़ के उधर भी जा सकते हैं। उसके बाद ये जीनोगैमी भी कर सकते हैं, मतलब इसके पास कहीं और से भी उड़ के पॉलन ग्रेन आ सकते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर में। और इसके एग्जांपल्स में हमारे पास पोटैटो, चाइना रोज और मस्टर्ड देखने को मिलता है। दूसरी तरफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब हमारे पास एक ही प्लांट है तो और उसके पास एक ही सेक्स मौजूद है, तो वो ऑटोगैमी तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑटोगैमी में एक ही फ्लावर के पास दोनों सेक्सेस होना चाहिए, और ऑटोगैमी में ऐसा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ऐसा मौजूद नहीं है, तो ये ऑटोगैमी नहीं कर पाएगा। वाइल ये जिटेनोगैमी कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं दूसरे से उड़ के पॉलन ग्रेन आ सकते हैं, तो ये जिटेनोगैमी के थ्रू भी जा सकता है और ये जीनोगैमी के थ्रू भी जा सकता है। वहाँ पे भी यही होगा कि दूसरी तरफ से हमारे पास पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट से उठ के भी आ सकते हैं या दूसरे फ्लावर से भी उठ के आ सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स में हमें देखने को मिल जाएगा मेज, कैस्टर, कोकोनट और कुकुरबिट्स। इसी के बाद हम बात करेंगे डायोशियस प्लांट। डायोशियस प्लांट हैज ओनली वन टाइप ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब डायोशियस प्लांट में हमारे पास एक प्लांट के पास पूरे एक ही फ्लावर मौजूद होंगे और एक ही सेक्स मौजूद होंगे। जैसे कि ऑटोगैमी में हमारे पास प्लांट एक होना चाहिए और उसी के साथ साथ हमारे पास दोनों सेक्सुअल उसी पे मौजूद होना चाहिए, तो ये ऑटोगैमी के थ्रू तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते। जिटेनोगैमी में भी यही होता है कि हमारे पास प्लांट एक होना चाहिए पर एक ही प्लांट पे 2 डिफरेंट सेक्स के फ्लावर मौजूद होना चाहिए, और यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्लांट के पास
एक ही सेक्स के फ्लावर मौजूद है, ये सिर्फ और सिर्फ जीनोगैमी के थ्रू जा सकते हैं, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे। और इसके एग्जाम्पल्स हमें पपाया, डेट पाम और वेलिसेनेरिया में देखने को मिलता है। इसी के बाद हम बात करेंगे कंडीशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए कैसी कंडीशन चाहिए, और सेल्फ पॉलिनेशन को ही हम लोग इनब्रीडिंग डिवाइसेस भी कहते हैं, जो कि हमें बाइसेक्सुअल या इसी को हम लोग मोनोक्लिनी भी कहते हैं, उसमें देखने को मिलती है। उसी के बाद हम होमोगैमी की बात कर लेते हैं। होमोगैमी मतलब एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम, मतलब जब स्टिग्मा और एंथर हमारे पास एक ही टाइम पे मैच्योर होता है ना पॉलिनेशन करने के लिए, तो उसी को हम लोग होमोगैमी भी कहते हैं। और नए टर्म की हम बात करते हैं क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी में हमें देखने को मिलता है कि फ्लावर नेवर ओपन्स, मतलब फ्लावर कभी खुलता ही नहीं है, तो वहाँ पे भी हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन होने को मिलती है। जब फ्लावर ही नहीं खुलेगा तो वहाँ के हमारे पास मेल और फीमेल फ्लावर आपस में ही बातचीत करके पॉलिनेशन कर लेंगे। और ये बर्ड पॉलिनेशन में भी देखने को मिलता है। बर्ड पॉलिनेशन में जब हमारे बर्ड की स्टेज होती है, जब फ्लावर खुला ही नहीं होता है, तभी बर्ड्स ही हमारे खुलते नहीं है, तभी ये पॉलिनेशन कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हमें पी और राइस में देखने को मिलते हैं। इसके एडवांटेजेस में हमें ये देखने को मिलता है कि सीड सेट अश्योर होती है, मतलब सीड सेट तो बनेगी जरूर, पर यार इसके डिसएडवांटेजेस ये हो जाते हैं, इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है, मतलब इसमें कोई भी वेरिएशन यार नहीं आ सकती, बार बार वही होता रहता है, तो इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी देखने को मिलता है। कंडीशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में अब हम बात करेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन या फिर इसी को हम लोग आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस भी कहते हैं, जो कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जो कि हमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर में देखने को मिलता है, जहाँ पे हम इसे डाइक्लिनी भी कहते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वही कि हमारे पास एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में सिर्फ एक ही सेक्सेस पूरे ऊपर से नीचे तक प्लांट में मौजूद होगा। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है डाइकोगेमी में मेल एंड फीमेल पार्ट मेच्योरिटी टाइम डिफरेंट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग टाइम पे मेच्योर होते हैं। अगर प्रोटैंड्रस हुआ तो मेल पार्ट मेच्योर फर्स्ट होगा, और प्रोटोगाइनस हुआ तो फीमेल पार्ट मेच्योर फर्स्ट होगा। पीछे हमने देखा था क्लिस्टोगेमी, जहाँ पे फ्लावर हमेशा बंद होंगे। उसी के बाद हम देखेंगे चास्मोगेमस, जो एंथीसियस हो चुका, मतलब यहाँ पे फ्लावर हमेशा ओपन होंगे। फ्लावर तो हमेशा ओपन होते हैं, पर बाज दफा हमें हेट्रोस्टाइली देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो स्टिग्मा होता है ना, वो हमारे पास बहुत बड़ा होता है और स्टेमन बहुत ज्यादा ही छोटा हो जाता है। तो मतलब अगर स्टेमन छोटा हुआ तो स्टिग्मा तक कैसे पहुंचेगा, तो इस केस में हमें हेट्रोस्टाइली देखने को मिलता है। दूसरी तरफ हमें सेल्फ स्टेरिलिटी भी देखने को मिलता है, जहाँ पे एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर आपस में ही पहचानने से मना कर देते हैं कि एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाते हैं कि आगे हमें चल के पॉलिनेशन करवाना है। तो वहाँ हमें सेल्फ स्टेरिलिटी की केसेस भी देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू भी जाना पड़ता है। पहले हमने देखा सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। क्या अगर कोई प्लांट हमारे पास यूनिसेक्सुअल है या फिर सिर्फ सेल्फ करता है, क्या हम उसका और भी कुछ करवा सकते हैं? तो उसी प्रोसेस में हमारे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी आता है, जो कि मेंडल ने भी करवाया था, और ये एक एक्सपेरिमेंटल क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम एक प्लांट को पिक करते हैं और उसकी इमैस्कुलेशन करते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर को सबसे पहले यूनिसेक्सुअल में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले उसका जो मेल पार्ट होता है ना, वो हम उतार लेते हैं, या फिर ये कह लो कि वो मेच्योरिटी से पहले ही हम उसका मेल पार्ट उतार लेते हैं। उसके बाद उस पर बैगिंग कर देते हैं, कोई रैपिंग कर देते हैं, ताकि कोई और पॉलिनेशन कहीं आके उस पर डस्ट ना कर दे। उसके बाद डी बैगिंग करते हैं, फिर से उस बैग को उतारते हैं और उस पर डस्टिंग करते हैं, ताकि वो आगे जाके फर्टिलाइज कर पाए। उसके बाद फिर से रीबैगिंग करके छोड़ देते हैं। वाइल अगर हम बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो उसमें इमैस्कुलेशन हमारे पास जरूरी होती है। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो उसमें इमैस्कुलेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। इस डायग्राम में मैंने आप लोग को बताने की कोशिश करी कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर लेते हैं, या फिर हम यूनिसेक्सुअल भी ले सकते हैं। अगर यूनिसेक्सुअल लेंगे तो उसमें इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वाइल अगर हम लोग बाइसेक्सुअल लेंगे तो उसमें इमैस्कुलेशन की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम उसकी इमैस्कुलेशन करेंगे, जहाँ पे हम लोग जब हमारा स्टेमन मैच्योर भी नहीं हुआ होगा तो हम उसको उतार लेंगे। इमैस्कुलेशन के बाद हम उस पर एक बैगिंग कर देंगे, ताकि कहीं और के पॉलन ग्रेन उस पर आके डस्ट ना करे। उसके बाद हम उसको डी बैगिंग करके उस पर हम थोड़ी सी डस्टिंग करेंगे अपने स्टेमन की, या फिर हमें जो भी पॉलन ग्रेन उस पर डस्ट करने हैं। उसके बाद फिर से हम इसकी रीबैगिंग करके छोड़ देंगे। और ये एग्जाम्पल हमारे पास बहुत अच्छे से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को शो अप करता है, और मेंडल ने भी अपने पी प्लांट में क्रॉस एक्सपेरिमेंटल पॉलिनेशन ऐसे ही दिखाया था। के बाद हम बात कर लेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट्स की, जैसे कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन कौन से हो जाते हैं, मतलब जो पॉलन ग्रेन हमारे पास इधर से उधर कौन ट्रांसफर एक्चुअल में करवाते हैं। तो कुछ एबायोटिक भी और कुछ बायोटिक भी। एबायोटिक हमारे नॉन लिविंग में आ जाते हैं, और बायोटिक जिनमें जान हो या फिर वो कोई जानदार चीज़ उसे करवा रही हो। अगर एबायोटिक की बात करते हो तो सबसे ज़्यादा विंड पॉलिनेशन देखने को मिलता है, जो कि हम उसे एनेमोफिली भी कहते हैं, और 98% मतलब ये बहुत मेजर वन एबायोटिक में माना जाता है। और उसी के साथ साथ इसमें वाटर भी आता है। वाटर में हम हाइड्रोफिली देखने को मिलता है, और रेन में हम ओम्ब्रोफिली देखने
को मिलता है। मतलब वाटर में क्या होता है, मतलब वाटर बहुत रेयर केस में होता है, लीस्ट 130 जेनेरा ऑफ मोनोकॉट्स में ही सिर्फ वाटर से पॉलिनेशन होता है, जिसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं। वाइल अगर हम बायोटिक की तरफ आ जाए तो इसमें मेजर वन अगर माने तो वो इंसेक्ट होता है। एंटोमोफिली की वजह से हमारे पास बायोटिक को पॉलिनेटिंग एजेंट हमें देखने को मिलता है। अगर हम बर्ड्स की बात करें, अगर बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो हम उसे ऑर्निथोफिली कहते हैं। वाइल बैट्स से होता है तो किरोप्टेरोफिली कहते हैं। स्नेल से होता है तो मेलाकोफिली कहते हैं। एंड से होता है तो उसे माइरोमिकोफिली कहते हैं। ह्यूमन से होता है तो हम लोग एंथ्रोफिली कहते हैं। वाइल स्नेक से भी कई दफा होता है, हमें देखने को मिलता है, जिसे हम ओफियोफिली भी कहते हैं। बायोटिक में हम मेजर वन विंड पॉलिनेशन की बात कर लें तो जिसे हम एनेमोफिली भी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन होता है, मोनोकॉट में देखा जाता है। जैसे कि पॉलन ग्रेन में, मतलब इनका विंड पॉलिनेशन में क्या कैसे जाएंगे पॉलन ग्रेन्स हमारे। सबसे पहले हमारे पॉलन ग्रेन जो है लाइट वेटेड होने चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए, मतलब चिपचिपे नहीं होना चाहिए। मतलब आंधी तूफान चले या फिर हवा भी हल्की सी चले तो ये आराम से उड़ जाना चाहिए। और फ्लावर जो है वेल एक्सपोज स्टेमन होना चाहिए, मतलब एकदम खुला हुआ बैठा होना चाहिए फ्लावर हमारे पास। और उसी के बाद स्टिग्मा जो है फेदरी होना चाहिए, लार्ज स्टिग्मा होना चाहिए, सिंगल ओव्यूल होना चाहिए और वो भी नॉन स्टिकी होना चाहिए। मतलब अगर बड़ा रहेगा और लार्ज रहेगा, फेदरी रहेगा, तभी तो आसानी से दिखेगा और पॉलन ग्रेन उसमें जाके फंस सकेंगे। और मतलब ना यार, ये एबायोटिक में एक फायदा ये रहता है कि इसमें नेक्टरीज एब्सेंट होती है, मतलब इसमें कोई भी फ्लोरल रिवॉर्ड नहीं देना पड़ता है। मतलब कोई हमें फ्री में ही काम करके ऐसे दे के चला जाता है, ऐसा समझो। और इन्फ्लोरेसेंस की भी ज़रूरत होती है, मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा होती ही नहीं है। और नो ऑर्डर, कोई खुशबू नहीं चाहिए होती, बस इसमें ब्राइट कलर्स होते हैं, हमें देखने को मिलता है। विंड पॉलिनेशन के होने की वजह से हम अगर इसके एग्जांपल्स की बात कर ले तो हमें ग्रामिनी फैमिली में देखने को मिलता है, पोजिशी फैमिली में देखने को मिलता है, वो ग्रास वाली फैमिली, और फिर सीरियल वाली फैमिली भी, जैसे कि वीट, राइस, मेज, शुगर केन, बार्ले, ये सब में भी हमें देखने को मिलता है विंड पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन को ही हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं। इसकी पॉलिनेशन के लिए भी हमें लाइट वेटेड स्टेमन या स्टिग्मा वगैरह चाहिए होता है। अनवेटेबल पॉलिन्स चाहिए होता है जो कि म्यूसिलेजिनस के बने होना चाहिए। स्टिग्मा भी अनवेटेबल होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए और स्टिकी होना चाहिए। लीस्ट कॉमन की बात करें तो रेस्ट्रिक्टेड ओनली 300, मोस्टली कॉमन हमें मोनोकॉट्स में ये देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली की बात करें तो हमारे पास दो देखने को मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहला एपी हाइड्रोफिली जो कि ऊपर की तरफ होता है, और ये एग्जांपल हमें वेलिसिनेरिया में देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ हमें हाइपो हाइड्रोफिली देखने को मिलता है जो कि ज़ूस्टेरा सी ग्रास होती है, या फिर ये पानी के नीचे हमें देखने को मिलता है। मतलब स्पेशली इसमें क्या होता है तो हमें डायोशियस प्लांट में देखने को मिलता है। इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों भी अलग होते हैं। सबसे पहले हमारा जो मेल पार्ट होता है ना, वो इमेच्योर फ्लावर, मतलब सबसे पहले ऊपर पानी के सरफेस पे आ जाते हैं और वहाँ पे ये अपने पॉलन ग्रेन्स छोड़ देते हैं। उसी की तरफ दूसरी तरफ फीमेल वाला अपनी स्टॉक लंबी करके, मतलब एकदम वो भी पानी के सरफेस पे आता है, वहाँ पे इसका पॉलिनेशन होता है और फिर से इसकी स्टॉक जो है मतलब घूम घुमा के नीचे की तरफ फिर से ये नीचे आ जाती है। हाइपोहाइड्रोफिली में जो कि ज़ूस्टेरा में देखने को मिलता है, ये एक मोनोशियस प्लांट होता है, मतलब दोनों भी सेक्सेस एक ही में मौजूद होते हैं। में जो मेल पार्ट होता है ना, वो रिबन लाइक पॉलन होते हैं जो कि फीमेल के एकदम राउंड राउंड घूम के उसी में बैठे रहते हैं और ये पानी के नीचे ही होता है। हम मेजर वन बायोटिक फैक्टर की बात कर ले या बायोटिक पॉलिनेशन से होने वाले की बात कर ले तो उसमें एंटोमोफिली आती है जो कि मेजर वन है। ये इंसेक्ट पॉलिनेशन के थ्रू होती है जो कि बीज में मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है कि लार्ज साइज का फ्लावर होना चाहिए, मतलब जिसपे इंसेक्ट आके बैठ सके, और ये कलरफुल होना चाहिए, फ्रेगनेंट होना चाहिए, मतलब ये बिल्कुल कलरफुल रंग बिरंगे होना चाहिए ताकि इंसेक्ट आके इससे अट्रैक्ट कर सके, और फ्रेगनेंट मतलब इसमें से खुशबू निकलनी चाहिए। और जब वो आके इस पे बैठे और हम जब उससे काम कराएंगे ना तो हम उससे कुछ फ्लोरल रिवॉर्ड भी देंगे, मतलब उसका भी कुछ फायदा करवाएंगे। उसे हम नेक्ट्रीज कहते हैं जो कि हम यहाँ पे उसे फ्लोरल रिवॉर्ड देंगे, मतलब नेक्टर देंगे, पॉलन ग्रेन देंगे और सेफ प्लेस टू ले एग्स देंगे, मतलब उसके एग्स को रखने के लिए भी हम थोड़ी सी जगह देंगे। इसमें क्या होता है स्टिकी पॉलन ग्रेन, मतलब पॉलन ग्रेन हमारे इसमें चिपचिपे होना चाहिए, इन्फ्लोरेसेंस होना चाहिए और स्टिग्मा भी स्टिकी होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है यका प्लांट्स में और एमेरोफोफाइलस में देखने को मिलता है, साल्विया में भी देखने को मिलता है। पॉलिनेशन में आगे हम को इवोल्यूशन की बात करते हैं। को इवोल्यूशन मतलब जन्मों जन्मों तक साथ रहने वाले की, मतलब अगर फिग और वास्प का केस देखने को मिलता है, ये एक ऑब्लिगेट रिलेशनशिप फॉलो करता है। मतलब अगर फिग और वास्प, तो अगर फिग की केस में वास्प नहीं आए तो ये पॉलिनेशन नहीं शो करेगा, और वास्प की केस में फिग नहीं आए तो ये पॉलिनेशन नहीं शो करेगा, मतलब एक नहीं आए तो एक मर जाएगा। ये एकदम ऑब्लिगेट रिलेशनशिप में होता है। दूसरी तरफ प्रोनोबा मॉथ और याका प्लांट में भी हमें यही को एवोल्यूशन देखने को मिलता है। इसी केसेस पे हमें फ्लावर पॉलिनेशन में सेक्सुअल डिसीड भी देखने को मिलता है, जिसे हम सीडो कॉपुलेशन भी कहते हैं। ये हमें स्पेशली ओफायरस और कॉल्फा बी के केस में देखने को मिलता है। ओफायरस हमारा एक ऑर्किड्स एक फ्लावर होता है और कॉल्फा बी हमारे पास इंसेक्ट होती है। तो ओफायरस यहाँ पे ना कॉल्फा बी को चीट करता है, मतलब बिना नेक्ट्रीज दिए ही कॉल्फा बी से काम करवा लेता है, मतलब रिजेंबल्स फीमेल कॉल्फा बी, मेल्स कम नियर ओफायरस फॉर कॉपुलेशन बट गेट्स चीटेड। यहाँ पे जो कॉल्फा बी है ना वो हमारे पास मेल होता है, मतलब क्या कहने का है, और मेल की मतलब फीलिंग्स होती है कॉपुलेशन के लिए, तो वो अपनी फीमेल को
ढूंढता रहता है, वाइल यहाँ पे ओफायरस जो है उसकी फीमेल की नकल कर लेता है, मतलब उसकी एक्टिंग करके बैठ जाता है। और जब कॉल्फा भी उसके पास आता है कॉपुलेशन के लिए तो उसे पता चलता है यार ये मेरी कॉल्फा भी फीमेल नहीं है, ये तो ओफायरस फ्लावर है। तो वो गेट चीटेड हो जाता है और ओफायरस अपने पॉलन ग्रेन्स कॉल्फा बी में चिपका देता है, और जब ये चिपका देता है तो इसे पॉलिनेशन करवाना पड़ जाता है। पर हमें केस देखने को मिलती है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, जहाँ पे पॉलन ग्रेन हमारे पास स्टिग्मा पे आ चुके होते हैं पर वो आगे जाके पॉलिनेशन करवाना चाहते हैं, तो इसीलिए पॉलन ग्रेन जो है केमिकल रिलीज करते हैं, या पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन हम कह सकते हैं ये केमिकल डायलॉग होता है जो कि पॉलन ग्रेन रिलीज करता है ताकि वो एम्ब्रियो सैक में एंट्री ले सके, वो फीमेल को थोड़ी कन्विंस कर सके कि मैं आप ही की कॉस्ट का हूँ, मैं आ सकता हूँ ना। इसीलिए ये डायलॉग होता है, इसीलिए हम इसे केमिकल डायलॉग भी कहते हैं। जो पॉलन ग्रेन अपने पास कॉम्पैटिबिलिटी प्रोटीन रिलीज करवाते हैं जो कि टेपटम से, और मैच कराते हैं, अलाउ कराते हैं कि हम अंदर आके एंट्री ले सके और फर्दर पॉलिनेशन करवा सके। तो इसी के लिए पेक्टोसेल्यूलोसिक एपिकल ग्रोथ करवाते हैं। कुछ हमारे पास एंजाइम्स भी हेल्प करते हैं जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड वगैरह। टेम्परेचर यहाँ पे 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बोरोन आते हैं, कैल्शियम आते हैं, और एनर्जी जैसे हमारे पास सुक्रोज फ्रक्टोज जैसी होती है ताकि ये आगे जाके उसकी पूरी ट्यूब का मेंटेनेंस कर सके। इसकी ट्यूब जो है मतलब पॉलन ग्रेन से आगे देखो, हमने देखा था पॉलन ग्रेन की केस में, वहाँ पे हमारे पास पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर हमें देखने को मिली थी एक्साइन, और अंदर वाली इंटाइन देखने को मिली थी। तो पेक्टोसेल्यूलोसिस आते हैं जो कि पॉलन ग्रेन को माइटोसिस के द्वारा उसकी पॉलन ग्रेन से उसकी पॉलन ट्यूब को बनवाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग सिफर्नोगैमी भी कहते हैं। एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन मतलब इंटाइन का और आगे जाके एक्सटेंशन होता है, उसी को हम लोग पॉलन ट्यूब कहते हैं, और ये होने की प्रोसेस को ही हम लोग सिफर्नोगैमी कहते हैं। कैसे पता चलेगा पॉलन ग्रेन को कि हमें नीचे की तरफ ही जाना है? तो वहाँ पे हमारे पास एम्ब्रियो सैक जो नीचे की तरफ फिलिफॉर्म एपरेटस है वो कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जिसे कीमोट्रोपिक मूवमेंट भी कहते हैं, और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से ही हमारे जो पॉलन ग्रेन से जो कि आगे जाके पॉलन ट्यूब बनाते हैं वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से ही हमारे एम्ब्रियो सैक में एंट्री लेते हैं, एंट्रेंस थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड। एम्ब्रियो सैक में जो हमारे पास सिनर्जिड्स के पास फिलिफॉर्म एपरेटस होते हैं यही गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को नीचे से आने की माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से। कहता हमारे पास दो सिनर्जिड्स मौजूद होते हैं जिसमें से पहला डी जनरेट हो जाता है बिफोर द एंट्री ऑफ अ पॉलन ट्यूब, मतलब पॉलन ट्यूब के एंटर होने से पहले ही एक डी जनरेट हो जाता है ताकि पॉलन ट्यूब को या पॉलन ट्यूब को अंदर आने के लिए अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके, वो अच्छे से आ सके, और दूसरा बेचारा उसके आने के बाद डी जनरेट हो जाता है, मतलब डी जनरेट आफ्टर द एंट्री ऑफ अ पॉलन ट्यूब, मतलब पॉलन ट्यूब जब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर ले लेता है ना तो एक तब डी जनरेट हो जाता है। हम बात कर ले कि ये पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन की केस कब स्टार्ट होती है और कब एंड होती है, तो ये सबसे पहले स्टार्ट होती है हमारी पॉलन ग्रेन स्टार्ट्स फॉर्मेशन ट्यूब, मतलब जब ट्यूब का पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होने स्टार्ट हो जाता है तभी ये हमारी पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन स्टार्ट हो जाती है। वाइल ये एंड होती है व्हेन पॉलन ट्यूब एंटर्स एम्ब्रियो सैक, जब एम्ब्रियो सैक में हमारा पॉलन ट्यूब एंटर हो जाता है तो पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन खत्म हो जाती है, हमारी आगे की डिवीजन स्टार्ट हो सके या फिर आगे जाके हमारी पॉलिनेशन कर सके। हम देखें कि पॉलन ट्यूब आने के बाद एम्ब्रियो सैक में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो सबसे पहले हमारे सिनर्जिड्स जो है डीजनरेट हो जाते हैं जो कि नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं, और ऊपर की तरफ जो एंटीपोडल भी होते हैं वो भी डीजनरेट हो जाते हैं ताकि अच्छा न्यूट्रिशन बना सके, और बीच में जो हमारे पास दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं NN वाले वो भी फ्यूज होके सेकेंडरी न्यूक्लियस 2N बना लेते हैं। के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एम्ब्रियो सैक में सिर्फ सेकेंडरी न्यूक्लियस बचता है और एक सेल बचता है, और ऊपर से हमने देखा था कि मेल गैमेट 2N में आएगा, तो सबसे पहले मेल गैमेट हमारे पास N में जो आता है वो सबसे पहले सेकेंडरी न्यूक्लियस से डिवाइड हो जाता है या फिर आपस में फ्यूज हो जाता है, जो आगे जाके पैक बनाता है। पैक को हम लोग प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलते हैं, और उस सेल के अंदर का न्यूक्लियस को हम लोग पेन बोलते हैं, जिसे हम लोग प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसी डिवीजन को या इसी हम लोग फर्टिलाइजेशन को 3N या ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। बचता है मेल गैमेट का दूसरा एन, वो हमारे एक्स सेल एन से जाके फ्यूज हो जाता है और जाइगोट बनाता है, जो कि जाइगोट 2N का हमें देखने को मिलता है, और इस प्रोसेस को हम लोग सिनगैमी कहते हैं। पावर में यही फर्टिलाइजेशन को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि हमें एडवांस एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलती है। मैंने आप लोग को डबल फर्टिलाइजेशन दिखाने की कोशिश करी। जब हमारे एक्स सेल अंदर जाते हैं तो एंटीपोडल सेल भी हमारे डीजनरेट हो जाते हैं, वाइल सिनर्जिड भी डीजनरेट हो जाते हैं। हमारे पास जो पोलर न्यूक्लियाई है वो 2N बना लेते हैं और एक्स सेल बचते हैं। जो सबसे पहले हमारे मेल वाले से N आते हैं वो पोलर न्यूक्लियाई से 2N वाले से फर्टिलाइज करते हैं और ट्रिपल फ्यूजन दिखाने की कोशिश करते हैं, वाइल एक्स सेल से जो दूसरा N आता है वो सिनगैमी बनाता है या फिर जाइगोट बनाता है। इसी फर्टिलाइजेशन को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। एक तरफ हमें एक एन से सिनगैमी देखने को मिलता है और दूसरी तरफ से ट्रिपल फ्यूजन देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन चेंजेस में हमें देखने को मिलेगा कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, पैक से हमारे पास एंडोस्पर्म बनेगा, ओव्यूल हमारे आगे जाके सीड्स बनाएंगे और ओवरी आगे जाके हमारे पास फ्रूट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा या पैक से एंडोस्पर्म, तो सबसे पहले हम एंडोस्पर्म बनाएंगे, उसके बाद जाइगोट बनाएंगे, उसके बाद उसका एम्ब्रियो बनाएंगे, क्योंकि खाने पीने का सामान पहले आएगा और उसमें रहने वाले बाद में आएंगे। इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म सबसे पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, जो कि
P3N होता है हमारा, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है हमारे जायगोट को, जो कि प्रीसीड द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, जो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो में हेल्प भी हमारे साथ साथ करता है। एंडोस्पर्म हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एंडोस्पर्म्स हमारे पास दो टाइप के देखने को मिलते हैं। सबसे पहला वाला फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, जो कि मोस्ट कॉमन वन है, और दूसरी तरफ सेलुलर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में हमारे पास सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होती है, और जब वो कंप्लीट कैरियोकाइनेसिस कर लेती है तो लास्ट में वो हमारे पास जाके साइटोकाइनेसिस करती है। वहीं सेलुलर एंडोस्पर्म में ये न्यूक्लियस साथ में डिवाइड होता जाता है और कैरियोकाइनेसिस भी करता जाता है। अगर हम बेस्ट एग्जाम्पल देखें एंडोस्पर्म का, तो हमें कोकोनट में दोनों भी एग्जाम्पल बेस्टली तरीके से देखने को मिलता है, जहाँ पे कोकोनट वाटर उसका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनाता है, वाइल उसका कर्नल पार्ट जो मलाई वाला पार्ट होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म बनाता है, या इसी को हम लोग सॉलिड एंडोस्पर्म भी कहते हैं। इसका एंडोस्पर्म बन के तैयार हो जाता है, फिर दूसरा एंड जो आता है और आगे जाके जायगोट बनाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, और हम स्पेशली डायगोट में इसे देखेंगे, और जायगोट हमें 2n का देखने को मिलता है। ये जायगोट दो हिस्सों में डिवाइड होता है, सस्पेंसर सेल्स और एम्ब्रियोनल सेल्स। सस्पेंसर सेल्स जो है हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड पे होता है, वाइल एम्ब्रियोनल सेल्स हमारे पास बाजल एंड पे होता है। ये पूरा का पूरा जायगोट वैसे तो हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड पे बनता है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा एम्ब्रियोनल सेल्स जो है चालाजल एंड की तरफ से बनता है। हमारे पास सस्पेंसर सेल्स हमें 6 से 10 देखने को मिलते हैं, वाइल एम्ब्रियोनल सेल्स हमें 8 सेल स्टेज में देखने को मिलता है। और मैंने यहाँ पे डायग्राम में भी आप लोग को थोड़ी सी बताने की कोशिश की है। जायगोट आगे जाके हमारे पास सस्पेंसर सेल्स बनाता है और एम्ब्रियोनल सेल्स बनाता है। एकदम ऊपर टिप की तरफ हमें हॉस्टोरियल सेल्स देखने को मिलता है सस्पेंसर सेल्स के ऊपर, और नीचे जहाँ पे सस्पेंसर सेल्स और एम्ब्रियोनल सेल्स आपस में जुड़े होते हैं उस पॉइंट को हम लोग हाइपोफाइसिस कहते हैं। एम्ब्रियोनल सेल्स हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, एक ऊपर के डिवीजन में और एक नीचे के डिवीजन में। ये दोनों भी तरफ 4-4 सेल्स में डिवाइड होते हैं, और इसी सेल स्टेज को हम लोग प्रो एम्ब्रियो स्टेज भी कहते हैं। सस्पेंसर सेल्स हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, एक लार्जेस्ट वाले में जो हॉस्टोरिया में डिवाइड होते हैं, वाइल स्मॉलेस्ट वाले जो हाइपोफाइसिस में डिवाइड होते हैं। हाइपोफाइसिस आगे जाके रूट कैप बनाते हैं वाइल, और ये आगे जाके रेडिकल की टिप भी यही हाइपोफाइसिस हमारे सस्पेंसर सेल्स बनाते हैं। एम्ब्रियोनल सेल्स हमारे ऊपर वाले 4 जो आगे जाके हाइपोकोटाइल, और हाइपोकोटाइल से आगे जाके यही एम्ब्रियोनल सेल्स जो ऊपर वाले हैं हमारे वो रेडिकल्स बनाते हैं, वाइल जो एम्ब्रियोनल सेल्स नीचे वाले 4 सेल्स हैं वो प्लीम्यूल बनाते हैं, एपिकोटाइल बनाते हैं, और उसी से हमें कोटिलेडॉन्स भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी का वेल लेबल डायग्राम आप लोग को मेंशन किया है, जो कि हमारे पास जायगोट आगे जाके ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाता है, और ग्लोबुलर एम्ब्रियो आगे जाके हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाता है, जिसमें सस्पेंसर सेल्स ऊपर की तरफ दिखाया गया है, और वो आगे जाके मैच्योरिटी शो अप करता है, जिसमें प्लीम्यूल, कोटिलेडॉन्स और रेडिकल्स एकदम साफ साफ दिखाया गया है। यही स्टेजेस हैं हमारी इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकोटिलेडॉन्स। मैंने इसी को फ्लो चार्ट में भी लिख के रखा है, क्योंकि बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए समझना। तो सबसे पहले जायगोट से हमने क्या देखा, प्रो एम्ब्रियो प्रो एम्ब्रियो आगे जाके ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाया, और उसी ने आगे जाके हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाया, और उसी के बाद हमें मैच्योर एम्ब्रियो देखने को मिलता है। कोड भी दो तरफ से हुई होती है, आउटर वन और इनर वन। आउटर वन को हम लोग टेस्टा बोलते हैं, वाइल इनर वन को हम लोग टैगमन बोलते हैं। सीड भी हमारे पास ना यार ये किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है या बहुत बेनिफिशियल होती है, जिसमें डोरमेंसी या डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। मतलब डिहाइड्रेशन के टाइम पे क्या होगा कि पानी बिल्कुल सूख जाएगा, तो रप्चर होने में बिल्कुल इजीली हेल्प करेगी कि ताकि वो आगे जाके जर्मिनेट हो। वाइल डोरमेंसी में मतलब उसमें खूब सारा खान पीन होगा जो आगे जाके अच्छा न्यूट्रिशन में अच्छी पैदावार करवा सकता है उन फल फूलों की। यहाँ पे बच्चों मैंने आप लोग को डाइकोट का सीड दिखाने की कोशिश करी है, जो कि दोनों भी कोटिलेडॉन्स एक ही एक्सिस से जुड़े होते हैं, और उस एक्सिस को हम लोग एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। कोटिलेडॉन्स जो ऊपर जाके पॉइंट पे जुड़ते हैं हम उसे एपिकोटाइल बोलते हैं, जो कि अपर पॉइंट पे जुड़े होते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस से, और ये टर्मिनेट होते हैं टू प्लीम्यूल में, जो आगे जाके हमने प्लीम्यूल उसको दिखाने की कोशिश करी है, वहीं से हमारे पास प्लीम्यूल का डेवलपमेंट होगा। और जो कोटिलेडॉन्स एम्ब्रियोनल एक्सिस से नीचे की तरफ जुड़े होते हैं हम उसे हाइपोकोटाइल कहते हैं, और ये टर्मिनेट टू रेडिकल्स बनाते हैं हमारे फर्दर आगे जाके। तो अगर हम सीड की बात कर ले या उसकी वेबिलिटी की बात कर ले कि एक सीड हमारा कब तक जिंदा रह सकता है, मतलब वो कब तक आगे जाके अगर हम सीड्स फार्मर जैसे लेके आके रख लेते हैं वो कब तक की ग्रो करवा पाते हैं, या फिर वो मर जाएंगे कि उतनी उसकी शेल्फ लाइफ है। अगर उससे पहले उसे बोया नहीं गया या जर्मिनेट नहीं किया गया तो वो आगे जाके हमारे पास फर्दर डेवलपमेंट नहीं करेंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग सीड वेबिलिटी भी कहते हैं। पीरियड फ्रॉम विच सीड सस्टेन जर्मिनेशन पावर, मतलब एक सीड के पास जब तक कि उसके पास जर्मिनेशन की पावर होगी उसी को हम लोग सीड वेबिलिटी भी कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें ल्यूपाइन्स में देखने को मिलता है, जैसे कि लुपाइन्स हमें आर्कटिक टंड्रा में देखने को मिला, जिसकी हमने सीड जब 10,000 साल बाद भी उसको उगाने की कोशिश करी, यार वो बहुत अच्छे से उग गई। दूसरी तरफ हमने फिनिक्स डेट पाम की सीड ली, जो कि हमें डेड सी से मिली, और उसे हमने 2000 साल के बाद की ये सीड सी चेक किया गया, और इसे भी जब जर्मिनेट करा गया तो यार ये बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो गई। मतलब इनकी शेल्फ लाइफ 10,000 या 2000 ऐसे सालों तक की है। वाइल वहीं पे हमने ऑक्सैलिस के देखे प्लांट्स जिसमें लूजेस वेबिलिटी विद इन मंथ, वो अपनी मंथ्स में ही अपनी वेबिलिटी लूज कर लेते हैं। मतलब अगर उन्हें कुछ महीनों में नहीं उगाया
दिया गया ना उन बीजों को, तो वो बीज खराब हो जाएंगे, वो आगे जाके जर्मिनेट नहीं करेंगी। भी हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड है। सबसे पहले एंडोस्पर्मिक जो कि एल्ब्यूमिनस है, और दूसरी तरफ नॉन एंडोस्पर्मिक जो कि एक्स एल्ब्यूमिनस है। एंडोस्पर्मिक एल्ब्यूमिनस में एंडोस्पर्म नॉट फुल्ली कंज्यूम्ड बाय एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं कर पाता है, मतलब जो उसका खाना पीना होता है ना वो पूरी तरीके से नहीं खा पाता है, और इसका एग्जांपल हमें मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। वाइल जो नॉन एंडोस्पर्म वाले हैं वो एंडोस्पर्म फुल्ली कंज्यूम बाय एम्ब्रियो, मतलब उसका एम्ब्रियो जो है ना उसके एंडोस्पर्म को फुल्ली कंज्यूम कर लेता है, और इसका एग्जाम्पल हमें डाइकॉट में देखने को मिलता है। पर यहीं पे हमें एक एक्सेप्शन भी देखने को मिलता है, जैसे कि ऑर्किड, एक ये नॉन एंडोस्पर्म सीड है तो लेकिन ये फिर भी एंडोस्पर्मिक शो करता है, मतलब इसका सीड जो है फुल्ली कंज्यूम्ड हो जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे एग्जांपल डाइकॉट में देखने को मिलता है कि जैसे कि एक्सेप्शन हमें कैस्टर, कॉफी, सनफ्लावर में देखने को मिलता है, इनका सीड एंडोस्पर्मिक होते हुए भी एंडोस्पर्मिक शो करता है, इसका मतलब इनका एंडोस्पर्म फुल्ली कंज्यूम्ड हो जाता है। हमें पेरिस्पर्मिक सीड भी देखने को मिलता है। पेरिस्पर्म मतलब होता है रिमेनिंग न्यूक्लियस इन सीड, मतलब सीड में जो न्यूक्लियस रह जाता है जो कि हमने एम्ब्रियो में देखने को मिला था, उन्हीं सीड को हम लोग पेरिस्पर्मिक सीड भी कहते हैं। इसका एग्जांपल हमें पाइपर नाइग्रम या ब्लैक पेपर इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद बारी आती है फ्रूट की। फ्रूट इज अ फर्टिलाइज्ड ऑफ ओवरी, मतलब ओवरी का फर्टिलाइज करके ही हम फ्रूट बनाते हैं। ओव्यूल हमारे पास सीड बनाती है, और ये फ्रूट की वॉल जो है पेरिकार्प की बनी होती है, या इसी वॉल को, फ्रूट की वॉल को हम पेरिकार्प बोलते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रूट की बात कर ले तो हमें 3 टाइप के फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आ जाता है ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, और हमें एक और टॉपिक इसमें देखने को मिलता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। सबसे पहले ट्रू फ्रूट होते क्या है? ऐसे फ्रूट जिसमें ओवरी सिर्फ इन्वॉल्व होती है आगे फॉर्मेशन फ्रूट का करवाने के लिए, तो इसकी डेफिनेशन में यही सिर्फ आ जाएगा कि ओनली ओवरी इन्वॉल्व टू फॉर्म द फ्रूट्स। और दूसरी तरफ हमारे पास फॉल्स फ्रूट देखने को मिलते हैं जिसमें ओवरी के अलावा अदर फ्लोरल पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एप्पल में हम देखने को मिलता है कि ओवरी भी तो साथ साथ फ्यूज होती है, उसके साथ अल्मस वगैरह, और इसके एग्जांपल्स में हमें एप्पल और स्ट्रॉबेरी देखने को मिलता है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स हमारे वो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब ओवरी का फर्टिलाइजेशन हुए बगैर ही ये फ्रूट्स बना लेते हैं। इस एग्जांपल में हमें बनाना स्पेशली देखने को मिलता है। अभी तक हम बात कर रहे थे फ्रूट्स की, अगर हम बात कर लें सीड्स की तो इसमें भी एक टर्म आता है पार्थेनोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ अ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन होता है तो हमें देखने को मिलता है कि सीड बनी है, पर यहाँ पे विदाउट ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन हुए ही हमें सीड मिल जाती है। ऐसी सीड्स की प्रोसेस को हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। मतलब इसमें यार साफ साफ इसमें ये तो समझ में आ गया कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं हुआ होगा। इसी टर्म को हम लोग ने एपोमिक्सिस भी कही है, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये जाते हैं जो मिमिक्स करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसके एग्जांपल में हमें एस्टरेशियाई फैमिली से सनफ्लावर देखने को मिलता है, और पोजेशियाई फैमिली से ग्रास देखने को मिलती है। एक केस पॉलीएम्ब्रियोनी भी देखने को मिलता है जहाँ पे मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड्स, मतलब जहाँ पे एम्ब्रियो में एक से ज्यादा सीड्स बनते हैं, या फिर वो पॉलीएम्ब्रियो मतलब एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनाती है। जैसे एम्ब्रियो डायरेक्टली फॉर्म न्यूक्लियस या फिर इंटैग्यूमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब एम्ब्रियो का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और वो आगे जाके फ्रूट्स बना लेते हैं। इसके एग्जांपल में हमें सिट्रस फ्रूट्स देखने को मिलते हैं जो कि लेमन और ऑरेंज में पाया जाता है। छोटा सा डिफरेंशिएट देखें मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो में, तो सबसे पहले मोनोकॉट में हमें एक ही कोटिलेडॉन देखने को मिलता है, के अंदर स्क्यूटेलम भी होता है और उसमें एक ही सस्पेंसर सेल्स होते हैं। उस मोनोकॉट्स में एक ही प्रीम्यूल देखने को मिलता है जिसके पास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग देखने को मिलती है और हम उसे कोलेप्टाइल कहते हैं, वाइल रेडिकल के पास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे हम कोलेराइजा कहते हैं। अगर हम डाइकॉट की बात कर लें तो इसमें 2 कोटिलेडॉन्स देखने को मिलता है। ये 6 to 10 स्टेज में आगे जाता है, पर इसके पास इसके प्रीम्यूल और रेडिकल के पास कोई भी ऐसी प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती है, वहाँ पे ये एब्सेंट होती है। बच्चों यहीं पे होता है हमारा चैप्टर समाप्त। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय मेरे प्यारे बच्चों।